हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर हमारा चल रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड चल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये हेड नंबर कौन सा है? ये हेड नंबर है हमारा थर्ड। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था हमारा सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी और थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके अंदर हम कर रहे थे ऐसे एक्सपेंडिचर जो अलाउड है। अलाउड मतलब जिसकी हमको डिडक्शन मिलेगी मतलब जिसको हम पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा सकते हैं एज ए एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले किया था, आपको याद हो तो सेक्शन नंबर कौन सा? 31 कि 30? सबसे पहले 30 किया था, 30। वो किसका था याद है? वो था प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होती है वो अगर आपने रेंट पे ले रखी है या खुद की है उसके ऊपर था। फिर था हमारा सेक्शन नंबर 31 HIR, याद है? प्लांट एंड मशीन वाला। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 32 किया था हमने डेप्रिसिएशन वाला। फिर उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 33 किया था टी डेवलपमेंट, याद है? 33 ABA और ABB। उसके बाद हमने किया 34 सेक्शन हमारे था ही नहीं। फिर हमने किया सेक्शन नंबर 35 के अंदर हमने सेक्शन नंबर एक तो किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, है ना? अगर कोई भी कंपनी एक्सपेंडिचर करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, उनको अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करती है, वो वाला पूरा चार्ट हमने समझा था। अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ऐसे एक्सपेंडिचर करते हैं जो अलाउड होते हैं या कहाँ तक अलाउड होते हैं। तो इसके अंदर हमारा सेक्शन नंबर आता है 35D। 35D जो सेक्शन है वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, यानी कि प्रारंभिक खर्चों के ऊपर। ओके, तो थोड़ा सा मैंने आपको याद दिलाया पहले कि हम कर क्या रहे हैं। अब हम सेक्शन नंबर 35D जो कर रहे हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्रारंभिक खर्चे। अभी इसको हम पढ़ेंगे ये होते क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन समझते हो? जब किसी कंपनी का समामेलन होता है, यानी कि जब किसी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो रजिस्ट्रेशन होने से पहले या उस टाइम के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि वो प्रारंभिक खर्चे होते हैं। उनको किसी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर नहीं दिखाना होता है। तो हम उसको क्या करते हैं एज अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग में जो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, दो ट्रीटमेंट होंगे, एक इनकम टैक्स के हिसाब से, एक अकाउंटिंग के हिसाब से, है ना? दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें किसी कंपनी की, तो कंपनी के जो ओपनिंग एक्सपेंडिचर या प्रारंभिक एक्सपेंडिचर या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो जो है अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसको फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर दिखा देते हैं और धीरे धीरे हम उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, अभिलेखित करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स इस बारे में क्या बोलता है? क्या वो सारे एक साल दिखाने हैं या फिर कितनी किस्तों में दिखाने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर हम उसको जो है उसकी छूट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, उसको हम अलाउड कर सकते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 35D है, और ये सेक्शन 35D जो है ये क्या बोलता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन समझते हो? अमोर्टाइजेशन मतलब उसको राइट ऑफ करना, एक तरीके से कम करना, है ना? अमोर्टाइजेशन आपको पता है इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज किया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स, और डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी एक इंटेंजिबल एसेट मानकर अमोर्टाइजेशन करना है। एज पर सेक्शन 35D एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर डिड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस देन सच एक्सपेंडिचर इज अलाउबल एज डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ऐसा कोई खर्चा, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई पूंजीगत खर्चा, हिंदी में बताता हूं आपको अगर आपके है तो पूंजीगत खर्चा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन हो गया लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया फॉर एग्जांपल के लिए,
फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो है ये ऑनलाइन कोर्स एक बाय कर लिया और बाय करके रख दिया, तो ये इनकॉर्पोरेशन हो गया, लेकिन आपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, मतलब आपने पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो सेम ऐसे कैसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, लेकिन बिजनेस का ऑपरेशन यानी कि बिजनेस चालू नहीं हुआ है अभी तक। तो जब तक बिजनेस चालू नहीं हो जाता, उसके पहले के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि स्पेसिफाइड है इस सेक्शन के अंदर, आगे है मैं नीचे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, वो उनकी भी डिडक्शन मिलती है इस इनकम टैक्स के अंदर। कितनी? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर। मान लेते हैं किसी कंपनी का जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए जो है वो खर्चा है, ये अब कैसे अलाउड होगा? क्या एक साथ होगा? सॉरी नहीं, कितनी इंस्टॉलमेंट में? 5। तो इसमें डिवाइड कर दो 5 का, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 20,000 रुपए की। और ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी 20,000 की? 5 इंस्टॉलमेंट, 20,000, 20,000, 20,000 और 20 और 20। और हर साल दिखाएंगे। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 साल तक हम 20-20 हज़ार रुपये दिखाएंगे। आया समझ में? बताओ तो आगे बढ़ूँ बेटा मैं। हाँ जी, ओके, फटाफट यस लिख दो। गौतम का आ गया भाई। आज कौन नहीं है? ये ऋतिक नहीं है। ऋतिक लग रहा सो रहा आज, मेरे को लग रहा है ऐसा। ऋतिक सो रहा आज पक्का। इसको फोन कर देना बाद में, है ना, जगाना उसको। हाँ जी, यस सर। तो आगे देखो अब, फिर देखना एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग सेक्शन अंडर 35 डिडक्शन, मतलब 35 सेक्शन नंबर 35D जो है उसकी डिडक्शन जो है वो कैसे मिलेगी, उसको क्लेम कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब कौन योग्य है। एलिजिबिलिटी जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी मतलब केवल वो वे लोग ही भर सकते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ ग्रेजुएशन के बाद पास होना जरूरी है एनी यूनिवर्सिटी के अंदर से। तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेजुएट है वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई 12th पास आती है तो 12th पास वाला अप्लाई कर सकता है। कुछ साइंस के लिए आती है तो साइंस वाला ही अप्लाई कर सकता है, कोई मैथ्स वाला, कोई कॉमर्स वाला। तो वैसे ही एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ऐसी डिडक्शन ले सकता है ये वाली। तो कोई भी इंडियन कंपनी हो, एनी इंडियन कंपनी, कोई भारतीय कंपनी हो, कोई भी क्या हो, भारतीय कंपनी हो, तो उसको ये डिडक्शन मिल जाएगी। और लिखा हुआ है देखो बेटा, और मतलब और कौन ले सकता है? बाय अ पर्सन अदर देन अ कंपनी हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब कोई OR है, कोई OR है। चैप्टर पढ़ रखा है ना, OR, NOR, NR वाला। तो कोई भी रेजिडेंट इन इंडिया है, OR है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब वो कंपनी तो है नहीं, लेकिन वो भी डिडक्शन ले सकता है अगर उसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। कंपनी जरूरी थोड़ी है, कोई भी बिजनेस हो गया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, एकल व्यापार हो गया, पार्टनरशिप हो गई, साझेदारी हो गई, है ना, तो वो भी इसको डिडक्शन ले सकता है। ओके, तो समझ में आ गया। सबसे पहले 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेगी आपको डिडक्शन बराबर 5 सालों तक। और कौन ले सकता है? कोई इंडियन कंपनी ले सकती है, या कोई OR यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया एक तरीके से, यानी कि अदर देन कंपनी अगर देखा जाए तो फॉरेनर नहीं ले सकता, इंडियन ले सकता है जो रेजिडेंट है इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 35D। इस सेक्शन के अंदर कौन से एक्सपेंस है जो अलाउड है? तो फॉलोइंग एक्सपेंस आर क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। कौन कौन से एक्सपेंडिचर है? सबसे पहले एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विथ प्रिपरेशन ऑफ फेजिबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले एक फेजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं मार्केट रिपोर्ट हो सकती है, या उसकी खुद की एक रिपोर्ट होती है, वो तैयार करनी पड़ती है, जिसको फेजिबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है उसको। कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रोजेक्ट जरूर होगा, तो वो प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं उसके खर्चे फ्री में थोड़ी बनती है बेटा। एनालिसिस लगता है, रिसर्च लगता है, खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग का पैसा लगता है ना, तो टाइपिंग का पैसा लगता है, तो वो सारे खर्चे। कंडक्टिंग ए मार्केट सर्वे। अगर आपने कोई मार्केट सर्वे कराया, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होता है ना, उससे पहले मार्केट सर्वे होता है, ये मार्केटिंग के अंदर आता है।
तो मार्केट सर्वे अगर आपने कोई कराया है या कोई और नेसेसरी सर्वे आपने कराया अपने बिजनेस के लिए, चाहे आप कंपनी है चाहे आप OR है, तो आप डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग सर्विस कोई ली है आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर है आपका लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन द SSC एंड एनी अदर पर्सन रिलेटिंग टू द सेटिंग अप और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द SSC। देखो दो चीजें बोली है इसमें, देखा जाए तो इसमें दो चीजें बोली, एक तो लीगल चार्जेस किस चीज की, फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट, तो दो चीजें हो गई ना। देखो आपके कानूनी खर्चे लग रहे हैं कोई ड्राफ्ट बनाने के, किसी एग्रीमेंट को बनाने के, किसी अनुबंध को बनाने के आपके लीगल चार्जेस लग रहे हैं। और ये एग्रीमेंट किसके बीच में बन रहा है, SSC के बीच में, यानी कि आपके हिंदी में बोलते करदाता के बीच में, या एनी अदर पर्सन, और किसी के बीच में, एनी अदर पर्सन के बीच में अगर कोई ड्राफ्ट बन रहा है, कोई एग्रीमेंट बन रहा है, तो उसके कानूनी खर्चे तो लगेंगे, स्टाम्प पेपर लगेगा, और भी कई कानूनी लीगल एक्सपेंस लगते हैं। हो सकता है वकील की जरूरत पड़े, वकील की फीस हो गई, लॉयर की फीस हो गई, तो वो भी अलाउड है। लेकिन ये बिजनेस कमेंस करने से पहले के होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेयर द SSC इज ए कंपनी। हाँ, ये तो सबके लिए था। अब है नेक्स्ट, क्या आप SSC जो है वो कंपनी है? क्या SSC कौन है? SSC मतलब करदाता कौन है? कोई कंपनी है। हाँ, अगर कोई करदाता कंपनी है, वेयर द SSC इज अ कंपनी, एक्सपेंडिचर कैसे होंगे? देखो कौन कौन से अलाउड होंगे, जो सेक्शन 35D के अंदर आएंगे, जिसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक खर्चे बोलेंगे, और फिर वो 5 किस्तों में अलाउड होंगे। तो वो कौन से हैं? लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, उनको ड्राफ्ट करने के, उनको प्रिंट करने के खर्चे। इनकॉर्पोरेशन फीस, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सम्मामिलन करवा रहे हैं, उसकी फीस। फॉर इशू फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। भाई शेयर इशू करने हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। सबसे पहला प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करने के खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस जो है ड्राफ्ट करने के खर्चे होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन पढ़ाई है अपन ने, किस में पढ़ा है? कॉर्पोरेट में पढ़ा ना अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, कोई ब्रोकरेज, कोई चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को आप ड्राफ्ट कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस को आप टाइप करवा रहे हो, प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण को आप प्रिंट करवा रहे हो, या आप उसका विज्ञापन करवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, उससे रिलेटेड सारे खर्चे, ये सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होते हैं, बिफोर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन तक के भी खर्चे लेने हैं, और जब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक के खर्चे। और अभी तो हम ये इशू करके कैपिटल जुटा रहे हैं, तो अभी कहाँ बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो ये सारे लेने हैं। अदर एक्सपेंस आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें बताएगी कि और कौन कौन से खर्चे आपको लेने हैं। तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, कितना अमाउंट डिडक्टेबल है, कितनी छूट मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने तो यहाँ लिख दिया आपका कितना 20,000, 1 लाख रुपए खर्चे थे, 20 बांट दिया। तो इन्होंने मैक्सिमम क्या क्या बोला है, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कंपनी SSC। अगर कंपनी है ना तो उसके लिए लिमिट है, इंडिविजुअल के लिए कोई लिमिट नहीं है, अदर बिजनेस के लिए कोई लिमिट नहीं है, कंपनी के लिए लिमिट है। कंपनी के लिए क्या लिमिट है, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब जो आप प्रोजेक्ट लेके बिजनेस कर रहे हो उसका 5% निकाल दो। जैसे मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख रुपए, तो उसका 5% कितना हो गया बताओ, 5% कितना हो गया 20 लाख का, ये हो गया 1 लाख रुपए। और कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 25 लाख रुपए। 25 लाख का 5% कर दो, कितना हो जाएगा 25 लाख का 5%, 25 लाख का 5% मेरे हिसाब से 1,25,000, हाँ 125। ओके